हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि चंद्रयान वाली वीडियो में जब ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, तो आखिर इस वीडियो में ऐसा खास क्या होगा। तो जी अगर आप अगले 1 मिनट इस वीडियो को झेल गए तो शायद स्पेस ऑर्बिटल मैकेनिक्स के सबसे शानदार टॉपिक का आइडिया आपको लग जाए। चिंता क्यों करते हो, अभी दर्शन करा देते हैं। चंद्रयान वाली वीडियो में मैंने ये कहा था कि जब ग्रेविटी मॉड्यूल को अपनी तरफ खींचती है तो मॉड्यूल की रफ्तार बढ़ती है, और यहाँ पर मॉड्यूल का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो हमने स्पेस में छोड़ी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ग्रेविटी आती हुई चीज की रफ्तार को बढ़ा रही है तो जाती हुई चीज की रफ्तार को कम भी तो करेगी, और अगर जाती हुई चीज की रफ्तार कम होगी तो मॉड्यूल की पहले से तेज रफ्तार कैसे हो गई। ये तो इम्पॉसिबल है, पर सच्चाई ये है कि मॉड्यूल की रफ्तार तेज होती है। यही सच है, ये आप भी जानते हो, और जो ग्रेविटी के बारे में मैंने बताया वो भी सही है। अब समस्या ये है कि ये दोनों बातें एक साथ सही कैसे हो सकती हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। इसी को तो ऑर्बिटल मैकेनिक्स कहते हैं मेरे दोस्त। मैं आपको दोनों बातें साबित करके दिखाऊंगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं इस वीडियो की सबसे जरूरी बात को बोलने जा रहा हूँ। ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट में या ग्रेविटेशन असिस्ट में हमारे मॉड्यूल की रफ्तार धरती की वजह से नहीं बल्कि सूरज की वजह से बढ़ती है। धरती तो बस बीच का एक मीडियम है जिसमें नुकसान धरती का ही है, क्योंकि ये जो स्लिंगशॉट वाली हरकत हम लोग कर रहे हैं ये चीज धरती को सूरज की तरफ धकेल सकती है, और यही सच है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और अब मैं अपने द्वारा बोली गई हर बात को साबित करने वाला हूँ। लेकिन उसे बताने से पहले सबसे जरूरी सवाल, क्या चंद्रयान वाली वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी थी क्या वो गलत थी? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं थी। तो जो बातें मैं अब बता रहा हूँ वो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्यों नहीं बताई, पूरा सच क्यों नहीं बताया। देखिए, चंद्रयान एक ऐसा टॉपिक था जिसमें कैजुअल ऑडियंस का भी बहुत इंटरेस्ट था, और क्योंकि मैं ये बात नहीं जानता कि स्क्रीन के दूसरी साइड जो ये वीडियो देख रहा है वो किस एज का है या वो कितनी चीजें समझ सकता है, तो मैंने आपको ग्रेविटेशन असिस्ट से जुड़ी हुई एक कैजुअल इंफॉर्मेशन दी थी जो सही थी, गलत नहीं थी। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको स्पेस में इंटरेस्ट है, चीजें काम कैसे करती हैं ये जानने में मजा आता है। तो आज मैं आपको उसके पीछे की डिटेल फिजिक्स समझाने वाला हूँ। तो क्या इस वीडियो में भी कुछ ऐसा होगा जो मैं आपसे छुपाने वाला हूँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं अब आपसे छुपाऊंगा। और लास्ट सवाल ये, क्या इस वीडियो को समझने के लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स या फिर ऑर्बिटल मैकेनिक्स की नॉलेज होनी जरूरी है? ना जी ना, ऐसा बिल्कुल भी ना होने वाला। मैं आपको बिल्कुल कैजुअल लैंग्वेज में सब कुछ समझा दूंगा। आइए समझते हैं पूरे प्रोसेस को डिटेल में। जब रॉकेट धरती की सरफेस से ऊपर जाएगा तो वो हमारे मॉड्यूल को स्पेस में छोड़ देगा, जो कि अर्थ के चारों तरफ घूमना शुरू कर देगा। अब इनके पीछे के जो कारण है वो मैं समझाता हूँ। रॉकेट का काम है कि मॉड्यूल को स्पेस में इतनी ऊंचाई पर ले जाए कि वो मॉड्यूल वापस धरती की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर उस पर ना गिर जाए, ठीक है। लेकिन सवाल आता है ये कि मॉड्यूल वापस धरती पर क्यों नहीं गिरेगा। देखिए, जब मॉड्यूल अर्थ के चारों तरफ घूमना शुरू कर देगा तो उसके घूमने की रफ्तार अर्थ की ग्रेविटी के द्वारा लगाए जा रहे पुल को बैलेंस कर देगी, यानी मॉड्यूल की ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ की ग्रेविटी को बैलेंस कर देगी। और ये बात वो लोग अच्छे समझ सकते हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जानते हैं। अब एक और सवाल आता है, वो ये कि जो हमारा मॉड्यूल था उसने गोल गोल चक्कर लगाना ही क्यों शुरू किया? तो देखिए, उसका कारण है अर्थ के चारों तरफ बनने वाला स्पेस टाइम फैब्रिक का गड्ढा। ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, हमारा मॉड्यूल इसी के चारों तरफ घूम रहा है, और अगर वो मॉड्यूल यहाँ निकल जाए तो वो सीधा निकल जाएगा। तो हमने ऐसी जगह पर अपने मॉड्यूल को रखा कि वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दे। लेकिन उससे भी जरूरी ये बात है कि उसने चक्कर लगाना शुरू ही क्यों किया या कैसे किया। अब जरा आप मुझे ये बताइए, क्या इस मोटरसाइकिल पे कोई फर्क पड़ेगा चाहे वो सर्कल में चले या सीधी चले? नहीं पड़ेगा। इंजन उसी तरह से काम करेगा, लेकिन फोर्स का डायनामिक्स बदल जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से हमने स्पेस में जब अपने मॉड्यूल को भेजा तो ये रॉकेट ही था जिसने उसे धक्का दिया, और वो धक्का सर्कुलर क्यों हो गया? उसका कारण था स्पेस टाइम फैब्रिक में आया हुआ गड्ढा। ये था वो असली कारण, और ये गड्ढा बना हुआ है अर्थ के मास की वजह से। अब अगर किसी को इस गड्ढे से बाहर निकलना है तो बहुत आसान तरीका है, ऑर्बिटल स्पीड बढ़ा दो, रेडियस बढ़ता चला जाएगा, आप एक टाइम पर इस गड्ढे से बाहर निकल जाएंगे। सीधी सी बात है। अब आते हैं दूसरी बात पर कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से स्लिंगशॉट क्यों नहीं होता। इसके लिए आप इस स्केट बोर्ड के एग्जांपल को देखिए। जब स्केट बोर्ड ऊपर से नीचे आएगा तो ग्रेविटी उसे नीचे खींचेगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब ये स्केट बोर्ड ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी इसे वापस भी खींचेगी। अब जरा इस बात पे ध्यान दीजिए कि अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ हमारा मॉड्यूल अगर अर्थ के पास आने की कोशिश करता है तो जब वो पास आएगा ग्रेविटी उसकी रफ्तार को बढ़ा देगी। ये बात तो बिल्कुल लॉजिकल है। लेकिन जब वो
वो दूर जाने की कोशिश करेगा तो ग्रेविटी उसकी रफ्तार को जितना उसने बढ़ाया था उतना वो घटा भी देगी। तो इसका मतलब ये निकला कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट नहीं होने वाला। तो आखिर ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट किस चीज की वजह से होगा? अब तक मैंने जो भी बातें आपको बताई वो सारी चीजें अर्थ के और हमारे रेस्पेक्ट में हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक तीसरा प्लेयर भी है और वो है हमारा सन। ये जो सन है ये सारी नौटंकी को देख रहा है और इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो खेल पूरा बदल जाता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारी धरती सिर्फ अपनी धुरी पे नहीं घूम रही, वो सन के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है, तो उसकी भी एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। ये हमारा मॉड्यूल है और अर्थ की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींच रही है और क्योंकि मॉड्यूल का मास कम है तो अर्थ की ग्रेविटी बड़ी आसानी से इसे अपनी तरफ खींच लेगी, लेकिन क्योंकि अर्थ के पास एक ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो ये मॉड्यूल अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैच करेगा, यानी कि अर्थ के ऑर्बिट को कैच करेगा और यही अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी इस मॉड्यूल की वेलोसिटी को बढ़ा देगी। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ अपना थोड़ा सा मोमेंटम यानी ऑर्बिटल मोमेंटम इस ऑब्जेक्ट को या इस मॉड्यूल को ट्रांसफर कर देगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारी अर्थ का ऑर्बिटल मोमेंटम थोड़ा सा घट जाएगा क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहता है और ये बात हम जानते हैं। इसी कारण की वजह से हमारे मॉड्यूल की रफ्तार बढ़ जाएगी और ये पहले से ज्यादा दूरी को तय कर पाएगा, यानी एक ऑर्बिट को चेंज कर पाएगा, एक नए ऑर्बिट पे जा पाएगा और असलियत में यही है ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट। लेकिन यहां जो एक बात रह गई वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट में हमारी धरती ने थोड़ा सा मोमेंटम मॉड्यूल को दे दिया, इसकी वजह से हमारी धरती का मोमेंटम कम हो गया, ऑर्बिटल मोमेंटम कम हो गया, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो गई जो कि बहुत थोड़ी सी कम हुई थी। लेकिन अगर ये ज्यादा कम हो जाए तो हमारी धरती अपनी ऑर्बिट से अलग हो जाएगी, अपनी ऑर्बिट से हट जाएगी और अगर ऐसा हुआ या ज्यादा हो गया तो हमारी धरती सूरज की तरफ चली जाएगी और ये बात सभी साइंटिस्ट को बहुत अच्छे से पता है। तो जी यही है असली ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट का कारण, जिसमें हो तो सब कुछ ग्रेविटी की वजह से ही रहा है, लेकिन कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। और चलिए अब मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं। तो जी पहला सवाल है, सर एंटी ग्रेविटी पर एक वीडियो बनाओ। देखिए एंटी ग्रेविटी ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। क्या मैं एंटी ग्रेविटी में विश्वास करता हूं? अगर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आप पूछेंगे तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं इस चीज को लेकर। उसका कारण बताता हूं। देखिए अब देखिए मास की वजह से यहां पर एक गड्ढा पैदा हो गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि स्पेस टाइम फैब्रिक पर दो मासेस हैं, एक मास यहां पर है और दूसरा मास यहां पर है और इन दोनों के बीच में ये हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ है। अब जरा आप ये सोचिए, अगर ये दोनों मासेस इस तरह से स्पेस टाइम फैब्रिक में गोल गोल चक्कर लगाएं तो इस स्पेस टाइम फैब्रिक में रिपल पैदा होंगे। अब अगर कोई छोटा मास इस रिपल पर आ जाए तो क्या उस मास को एक रिपल्शन महसूस होगा? क्या कोई धक्का महसूस होगा? और अगर ये धक्का इस ग्रेविटेशनल वेव की वजह से हुआ है तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि ग्रेविटी रिपल्सिव भी हो सकती है? लॉजिकली ये बात गलत नहीं है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ? मैं नहीं जानता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर कैन यू यूज स्लिंगशॉट टेक्निक आल्सो फॉर रीचिंग मार्स? बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास पावरफुल रॉकेट नहीं है तो यही एक तरीका है जिसकी मदद से हम दूसरे ग्रहों पर जा सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप सैटेलाइट या मॉड्यूल स्लिंगशॉट लेता है तो ये डायरेक्शन कैसे निकली जाती है? क्योंकि घूमते हुए तो उसे भी कहीं निकल जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी भी मास के चारों तरफ स्पेस टाइम फैब्रिक में जो गड्ढा बनता है उसी में वो चीज सर्कुलेट करेगी जब तक कि वो उस गड्ढे से बाहर ना निकल जाए। और अगर एक बार वो गड्ढे से बाहर निकली तो फिर वो सीधी जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। और रही बात डायरेक्शन निकालने की, तो इसके लिए आपको ऑर्बिटल मैकेनिक्स पढ़नी पड़ेगी। अब यहाँ पर दिमाग में एक सवाल आता है, क्या वाकई में स्पेस फैब्रिक नाम की कोई चीज है? नहीं, ये एक इमेजिनरी चीज है। तो हम स्पेस फैब्रिक को बार बार क्यों बीच में घसीट लाते हैं? देखिए उसका कारण है ग्रेविटी को समझने के लिए। हम ग्रेविटी को किसी और तरीके से नहीं समझ सकते, इसीलिए हमें स्पेस फैब्रिक को कंसिडर करना पड़ता है। हम ये मान के चलते हैं कि एक फैब्रिक है और उस पर अगर मास रखा हुआ है तो गड्ढा पैदा हो गया और उसी गड्ढे को यानी कि उस कर्वेचर को हम ग्रेविटी समझ लेते हैं। ये एक एनालॉजी है। सच्चाई में, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा क्यों कुछ भी नहीं है ये भी मैं साबित कर सकता हूं। अब जरा आप ये सोचिए कि इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई
भी चीज यहां से तो एंट्री करेगी, मतलब ग्रेविटेशन फील्ड में आ जाएगी, लेकिन यहां से क्या होगा? क्या प्लेनेट के चारों तरफ ग्रेविटी बराबर नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेनेट के चारों तरफ गड्ढे होने चाहिए, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। लेकिन ये हम दिखाएंगे कैसे? इसीलिए 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम कर्वेचर को अगर हमें समझना है या समझाना है तो हम स्पेस फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है, सिर्फ समझने के लिए ठीक है। सर, व्हाई ग्रेविटी नॉट एक्टिंग ऑन फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, बॉटल हैज अ होल एंड वाटर। ओके, मैं समझ गया ये वाला सवाल। देखिए, ये जनाब उस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें एक बोतल में से अगर पानी निकल रहा है और इसको अगर नीचे गिरा दिया जाए ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो इससे पानी निकलना बंद हो जाता है। तो आखिर ये होता क्यों है? आइए समझाता हूं आपको इसके पीछे कहानी। एक बोतल लीजिए और मान लीजिए कि उसके अंदर पानी भरा हुआ है। हम ये मान लेते हैं कि बोतल ऊपर से बंद है और इसमें एक ढक्कन लगा हुआ है, या ढक्कन में छेद है ताकि हवा अंदर जाए और इसके अंदर से पानी निकले। अब इस जगह से मान लेते हैं कि पानी निकल रहा है। अब ये देखिए कि सबसे ज्यादा जो दबाव महसूस करेगा कौन? पानी की लेयर। कौन सी पानी की लेयर सबसे ज्यादा दबाव महसूस करेगी? तो सबसे ज्यादा दबाव महसूस करेगी जो लेयर पानी के सबसे नीचे होगी, क्योंकि उसके ऊपर पड़ने वाली सारी लेयर्स का दबाव इसी लेयर पर आ रहा होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब जरा ये सोचिए कि ये जो लेयर है, क्या इस लेयर पर इसके मुकाबले कम दबाव पड़ रहा होगा? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये जो टॉप में लेयर है, इस पर सबसे कम दबाव पड़ रहा होगा। अब आप ये समझ गए होंगे, क्योंकि अलग अलग लेयर्स पर दबाव अलग अलग पड़ रहा है, इसीलिए अगर मैं अलग अलग हाइट पर छेद करूं तो सबसे नीचे पड़ने वाला छेद सबसे ज्यादा दूरी तक पानी को बाहर निकालेगा। यहां तक तो बात सारी लॉजिकल है। अब आते हैं जरा ग्रेविटी पर। इस बोतल पर और इसके अंदर रखे हुए पानी पर बराबर ग्रेविटी लग रही है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ग्रेविटी का काम है चीजों को एक्सेलरेट कराना। अब ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, बोतल आपने हाथ में पकड़ी हुई है, तो ये बोतल तो एक्सेलरेट नहीं कर पा रही, लेकिन इसके अंदर भरा हुआ पानी वो एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि उसको निकलने का रास्ता मिल गया। अगर आप इस बोतल को छोड़ दें तो बोतल और उसके अंदर पानी दोनों सेम रेट से एक्सेलरेट करेंगे, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं आएगा, और इसी कारण की वजह से इसके अंदर से निकलने वाला पानी रुक जाएगा, क्योंकि पानी और बोतल के बीच में अब एक्सेलरेशन का कोई भी डिफरेंस नहीं रहा। अब अगर आप चाहें तो इस एग्जांपल को और मॉडिफाई कर सकते हैं। आप एक गुब्बारा लीजिए और इसके चारों तरफ उस गुब्बारे में हवा भर के उसको बांध दीजिए। अब क्योंकि गुब्बारे में हवा भरी हुई है तो वह हर डायरेक्शन में बराबर दबाव लगाएगी। ऐसी स्थिति में अगर इस गुब्बारे से गैस को या हवा को इसके अंदर छोड़ दिया जाए तो इस गुब्बारे से पड़ने वाला दबाव इससे निकलने वाली पानी की दूरी को बढ़ा देगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में आप इस बोतल को गिराएं तो क्या इसमें से पानी निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। क्यों निकलेगा बताता हूं। जब आप इस बोतल को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो पानी और बोतल दोनों समान रूप से एक्सेलरेट करेंगे, यानी इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन का कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन इस गुब्बारे से जाने वाली हवा वो बराबर फोर्स लगाएगी, क्योंकि गुब्बारा स्ट्रेच हो सकता है, तो ये वापस अपनी शेप में आने के लिए जो दबाव पैदा करेगा वो इस हवा को इसके अंदर धकेलेगा, और ये हवा इस पानी को लगातार बाहर निकालती रहेगी, चाहे आप इसे फ्री फॉल में ही क्यों ना गिरा दें। तो मतलब ये निकला कि जब इस पानी पर फोर्स पड़ेगी तभी ये पानी बाहर निकलेगा, और इस समय जब ये बोतल गिर रही थी तो ये फोर्स गुब्बारे से आने वाली हवा लगा रही थी। लेकिन जब ये गुब्बारा नहीं लगा हुआ था तो उस स्थिति में जब ये बोतल रुकी हुई थी तो इससे पानी बाहर निकल रहा था। क्यों? क्योंकि इस पानी के ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स इस पानी को नीचे की तरफ एक्सेलरेट करा रही थी। लेकिन क्योंकि ये बोतल एक जगह स्थिर थी तो पानी तो एक्सेलरेट कर रहा था लेकिन बोतल नहीं कर रही थी। लेकिन छोड़ते ही पानी और बोतल समान रूप से एक्सेलरेट करने लगे और इस पानी पर लगने वाला जो एक्स्ट्रा दबाव था वो घट गया, तो पानी ने निकलना बंद कर दिया। बस इतना ही था। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि स्लिंग शॉट की मदद से सैटेलाइट को दूसरे गैलेक्सी, देखिए आप स्लिंग शॉट की मदद से मॉड्यूल की रफ्तार तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो दूसरी गैलेक्सी में जाएगा या नहीं जाएगा ये कैसे पता करेंगे? अगर कोई चीज हमारी गैलेक्सी से बाहर निकल गई तो वो दूसरी गैलेक्सी में पहुंची या नहीं पहुंची, इसे पता करने का हमारे पास कोई तरीका है ही नहीं, तो कैसे पता करेंगे? आपके सवाल का यही जवाब हो सकता है, हु डिस्कवर स्लिंग शॉट टेक्निक। तो अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा हूं तो 1960 में नासा के एक वैज्ञानिक माइकल
माइकल मिनोविच ने यह टेक्निक डिस्कवर करी थी। ग्रेविटी के लिए मास कितना जरूरी है? बिना मास के तो ग्रेविटी नहीं बनेगी मेरे दोस्त, क्योंकि स्पेस टाइम फैब्रिक में गड्ढा ही नहीं हो पाएगा। साइज छोटा, मास ज्यादा, क्या होंगे, क्या ग्रेविटी पर असर होगा? अगर किसी चीज का साइज छोटा हो और मास ज्यादा हो, जैसे ब्लैक होल, हाँ बिल्कुल, ग्रेविटी पे क्यों नहीं असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लैग्रांजे पॉइंट और इसके क्या इस्तेमाल है और क्या बेनिफिट है? देखिए, स्पेस में लैग्रांजे पॉइंट वो जगह होती है जहां पर दो मासेस किसी एक ऑब्जेक्ट पर बराबर ग्रेविटेशन पुल लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट वहां पर बैलेंस में आ जाए। एग्जांपल, अब यहां पर सन और अर्थ दोनों अपनी तरफ बराबर ग्रेविटेशन पुल लगा रहे हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट दोनों की वजह से बैलेंस में आ गया। तो स्पेस में वो जगह जहां पर दो मैसिव ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशन पुल की वजह से कोई तीसरी चीज बैलेंस में आ जाए, उस पॉइंट को लैग्रांजे पॉइंट कहते हैं। अब इसका फायदा, हाँ बिल्कुल है, आप इसे पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में एक जगह स्थिर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी रीडिफाइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेविटी एज कंपेयर टू न्यूटन थ्योरी? देखिए, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ही हमें यह बताया है कि स्पेस टाइम फैब्रिक नाम की कोई चीज होती है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में इसका कोई जिक्र नहीं है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ग्रेविटी बहुत सिंपल टर्म्स में डिफाइन की गई है। उसके बाद आता है, कैन यू एक्सप्लेन कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम कनेक्टेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन? ये मैं अभी पीछे दिखा के आया हूं कि अगर आप स्पेस टाइम फैब्रिक पे किसी मास को रख दें तो उसकी वजह से पैदा होने वाला कर्व वही ग्रेविटी है। इन द क्वेस्ट टू यूनिफाई फंडामेंटल फोर्सेस, हाउ माइट अ थ्योरी ऑफ क्वांटम ग्रेविटी प्रोवाइड न्यू इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ ग्रेविटी ऑन बोथ कॉस्मोलॉजिकल एंड क्वांटम स्केल्स? देखिए, पहली चीज तो मैं क्वांटम ग्रेविटी पर अभी के लिए मैं विश्वास नहीं करता हूं। मतलब जितनी मेरी नॉलेज है मैं उसके अकॉर्डिंग विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे कोई कॉन्क्रीट एविडेंस अभी तक नहीं मिला है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन जिस चीज पे मैं विश्वास करता हूं जो यूनिफाई कर सकती है, वो है गॉड इक्वेशन, या जिसे हम स्ट्रिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो स्ट्रिंग थ्योरी है, ये कर सकती है यूनिफाई बाकी सारी चीजों को। इसमें थोड़ा सा दम दिखता है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। सर, मेरा एक डाउट है कि अर्थ सन के अराउंड कब तक चक्कर लगाएगा? आई डोंट नो कब तक लगाएगा। अगर अर्थ का मास चेंज ना हो या कुछ और कॉस्मोलॉजिकल इवेंट ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में अर्थ को कोई खतरा है, या हम कोई ऐसी हरकत ना कर दें जिसकी वजह से अर्थ अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी को और कम कर ले। फिर लिखा है, अर्थ को इतना स्पीड कहां से मिला? ओके, ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप नेबुला थ्योरी के बारे में पढ़िए। नेबुला थ्योरी में आपको ये चीज बहुत डिटेल में समझाई गई है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, उसने घूमने कैसे शुरू किया, वो सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द वेलोसिटी ऑफ स्पेसक्राफ्ट अफेक्ट द आउटकम ऑफ ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट मैन्यूवर? यानी कि स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट के मैन्यूवर को किस तरह से इंपैक्ट डालती है, यानी उस पर असर डालती है। तो देखिए, जितनी तेजी से कोई स्पेसक्राफ्ट किसी प्लेनेट की ग्रेविटेशन फील्ड में एंट्री करेगा, उतना ही ज्यादा उसे एंगुलर मोमेंटम गेन होगा। ये इसका फायदा है। तो अगर हम बहुत तेज रफ्तार से किसी प्लेनेट की ग्रेविटेशन फील्ड में एंट्री करें तो शायद हमें ज्यादा स्लिंगशॉट लेने की जरूरत ना पड़े, एक दो से काम चल जाएगा। व्हाट आर द लिमिटेशन और रिस्क एसोसिएटेड विद यूजिंग द ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट टू एक्सेलरेट अ स्पेसक्राफ्ट? देखिए, रिस्क तो है, अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ हो गई जो कि स्पेस में बिल्कुल हो सकती है, तो पूरा मिशन फेल हो जाएगा। और इसके बारे में अगर आपको जानना है कि मिशन फेल कैसे होते हैं या पास्ट में ऐसा कोई मिशन फेल हुआ था, तो हाँ, आप गैलीलियो मिशन के बारे में पढ़ सकते हैं, वो स्लिंग शॉट करते हुए फेल हुआ था। अगला सवाल आता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? तो देखिए, जियो का मतलब धरती, स्टेशनरी का मतलब एक जगह स्थिर। हमारी धरती जब अपनी धुरी पर घूमती है, अगर हमारी धरती के घूमने की रफ्तार के साथ कोई सैटेलाइट लगातार उसके साथ साथ घूमती रहे, सेम रफ्तार पर, सेम एंगुलर वेलोसिटी पर, तब वो सैटेलाइट हमारी धरती के एक पॉइंट को हमेशा फेस करेगी, और इस तरह की सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। सर, ग्रेविटेशन स्लिंगशॉट क्यों जरूरी है? फायदे अथवा नुकसान? वेलोसिटी बहुत बढ़ गई, कैच ना कर सके तो क्या कर सकते हैं? देखिए, ग्रेविटेशन स्लिंगशॉट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके स्पेस मिशन में जो फ्यूल का खर्चा होगा उसको इस तरीके से कम किया जा सकता है। और अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और आप उसे कैच ना कर पाए तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसके बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, अनलेस अनटिल आपके मॉड्यूल में कोई थ्रस्टर या रॉकेट अभी भी बचा हो जो उसे वापस सही रास्ते पे ला सके। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अंतरिक्ष में कहां तक है? इनफाइनाइट। जहां तक आप स्पेस को सोच सकते हैं, पृथ्वी अपना ग्रेविटेशन फोर्स वहां तक लगाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चाहे वो ग्रेविटेशन फोर्स कितना ही कम क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका असर रहेगा। ये बात
आपको अच्छे से अपने दिमाग में बैठानी ही पड़ेगी। दूसरी चीज मैं बता देता हूं ऐसा क्यों। ये सवाल कुछ ऐसा हो गया जैसे कि आप ये कहें कि एक नंबर को आप कितना छोटा कर सकते हो, उसके कितने टुकड़े कर सकते हो, तो इनफाइनाइट, कोई सीमा नहीं है। ठीक इसी तरह से ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस चाहे कितना कम ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं है। से आफ्टर 2-3 ऑर्बिट द बॉडी इज नॉट पुश टू स्लिंग शॉट, वुड द सैटेलाइट फॉल बैक टू अर्थ? नहीं। अगर 2-3 कोशिश में स्लिंग शॉट आप नहीं कर पाते हैं तो देखिए जो आपका मॉड्यूल है वापस धरती पे तो ना गिरने वाला, ये बात तो बिल्कुल पक्की है, क्योंकि उसके पास एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, तो वो लगातार अपनी धुरी पे चक्कर लगाता रहेगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। अनलेस अनटिल वो ग्रेविटेशन पुल में खिंच जाए या उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो जाए तो वो गिर सकता है। सर मेरा क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 मल्टीपल ऑर्बिट किया तो फ्यूल की बचत या लेस पावरफुल रॉकेट कैसे गया चांद पर? तो पहली बात तो ये कि हमने चांद पर किसी रॉकेट को नहीं भेजा है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और ये भी ठीक है कि हमने मल्टीपल ऑर्बिट किए थे धरती के, हाँ, और उसका कारण आपको पता है, क्योंकि हमारे पास इतना पावरफुल रॉकेट नहीं था जो सीधा हमारे मॉड्यूल को चांद पर ले जा सके, तो हमें मल्टीपल ऑर्बिट लेने ही पड़े। सर जी जैसा पृथ्वी पर हमें चुंबकीय तरंगों से पता लगता है कि उत्तरीय ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बारे में, लेकिन चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा दक्षिण ध्रुव? ओके, समझ गया आपका सवाल। देखिए इसके बारे में मैंने एक किताब में पढ़ा था, और शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इस पेन को इस तरह से घुमाऊं तो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और अगर आप नीचे से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। चलिए जी, इसको मैं आपको इसकी मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, अरे गिर मत जियो, चलो यहां रख ले। देखो, अगर मैं इसको घुमाऊं और ऊपर से देखूं तो ये मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसे नीचे से देखूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट आप घर में एक गेंद की सहायता से कर सकते हैं। तो एक परसेप्शन है, और अगर मुझे ठीक से याद है, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, तो किसी भी हेवनली बॉडी का जो पोर्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है उसे हम साउथ पोल कंसीडर करते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है उसे हम नॉर्थ पोल कंसीडर करते हैं। ऐसा मुझे याद है, जिसके गलत होने के चांस बहुत कम है, फिर भी क्रॉस चेक कर लेना। सर प्लीज एक्सप्लेन द डिटेल्स अबाउट बैरी सेंटर पॉइंट। ओके, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बैरी सेंटर पॉइंट, इसको समझाने से पहले ना जरा 11th क्लास की मैकेनिक्स पे चलते हैं। जैसे ये पेन है, इसका एक सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, हर चीज का एक सेंटर ऑफ मास होता है। ऐसे ही स्पेस में दो हेवनली बॉडीज के बीच में भी एक सेंटर ऑफ मास होता है, जैसे सन और जुपिटर, इन दोनों के बीच में भी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हम इनके सेंटर ऑफ मास को कंसीडर कर सकते हैं। उसी पॉइंट को बैरी सेंटर कहा जाता है। बस इतना ही था। अगला क्वेश्चन है, क्या फोटोन की तरह ग्रेविटी का भी डबल नेचर हो सकता है? देखिए अपना डाउट तो मैं आपको बता चुका हूं, शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी। उसके बाद पूछा है, अगर ग्रेविटी मास और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है तो स्पीड वाला चक्कर कहां से आ गया? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर आपको दोबारा मौका मिले पूछने का तो एक बार अपने क्वेश्चन को थोड़ा विस्तार से समझाइए ताकि मैं समझ सकूं और फिर उसके बाद जवाब दे सकूं। आई मीन टू से, ज्यादा स्पीड होने से किसी सेलेस्टियल बॉडी की ग्रेविटेशन पुल ऑफ अट्रैक्शन पर फर्क पड़ता है? नहीं, मास की वजह से फर्क पड़ता है, स्पीड की वजह से मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि आप किस तरह से रिलेट कर रहे हैं। चलिए, हाइपोथेटिकल पार्टिकल ग्रेविट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये मैं कैसे कह सकता हूं? जो चीज अभी तक किसी ने देखी ही नहीं, हाइपोथेसिस है, लेकिन वो प्रूव नहीं हुआ है। हो भी सकता है, नहीं भी, मैं कैसे कह सकता हूं? मैं तो रिसर्च कर ही नहीं रहा उसके बारे में। अगर हम अभी मार्स में ह्यूमंस को भेजें तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे? देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, क्योंकि जब मनुष्यों को पहली बार चांद पर भेजा गया था तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। ठीक उसी तरह से मार्स पर भेजने पर भी प्रॉब्लम्स तो जरूर आएंगी। कौन कौन सी आएंगी ये आपको कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है जो कि इस तरह की चीजों से डील करता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्लिंगशॉट, ये मैं बता चुका हूं। हाउ डज इट इफेक्ट द स्पेस रेस, मेरे ख्याल से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए स्पेस रेस पे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कैसे निर्धारित कर पाते हैं कि हमारा लैंडर चंद्रमा में ही पहुंचेगा और दूसरी दिशा में भटकने की कितने चांस हैं, और ये निर्धारण हम कैसे कर पाते हैं? देखिए निर्धारण कैसे कर पाते हैं उसके लिए तो ऑर्बिटल मैकेनिक्स यूज की जाती है। दूसरी चीज, चंद्रमा तक ही कैसे पहुंचेगा, तो इसके लिए एक्सपर्ट जो कि इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं
वो लोग कैलकुलेशन करते हैं, कंप्यूटर्स की मदद से कैलकुलेशन करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स की मदद से कैलकुलेशन करते हैं, और उसके आधार पर अगर सब कुछ वैसे ही घटता है तो जाहिर सी बात है आपका मिशन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाउ डू द साइंटिस्ट कैलकुलेट द ट्रेजेक्टरी ऑफ सैटेलाइट इन ग्रेविटेशन स्लिंगशॉट? भाई ऑर्बिटल मैकेनिक्स, इसका और कोई जवाब है ही नहीं। आर द ट्रेजेक्टरी ऑफ सैटेलाइट नॉट गेट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर प्लैनेटरी बॉडीज? नहीं। देखिए ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस पड़ता है, मैं ये मानता हूं, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। एक जरा सा सैटेलाइट आप घुमा रहे हैं, उस जरा से सैटेलाइट को आप एक बहुत बड़ी अर्थ के चारों तरफ घुमा रहे हैं, और अब आप ये कह रहे हैं कि बहुत दूर बैठा हुआ एक प्लेनेट उस सैटेलाइट को खींच लेगा या उस पर इफेक्ट डालेगा। पड़ता है, लेकिन इतना नहीं कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाए। नहीं, ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। सर सैटेलाइट को सन के पास ले जाने के लिए उसमें बूस्टर लगाने चाहिए जिससे सन की ग्रेविटी को मैनेज कर सकें। ओ भाई साहब, ओ एक मिनट, ये तो मुझे सोचना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि शायद ये रहा मेरा सन और ये रहा मेरा ऑर्बिटर या जो भी है, और मैं लगा के रखूं इस जगह इस साइड को बूस्टर, ताकि ये सन की ग्रेविटी को मैनेज कर ले। भाई साहब कितने दिन चलेंगे ये बूस्टर? दिनों छोड़ो, घंटों की बात करो। ये तो मामला गड़बड़ लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा, पर ठीक है। इज लॉन्चिंग रॉकेट ऑन मून सरफेस कंपेयर टू अर्थ ड्यू टू लेस ग्रेविटी, व्हाट इफेक्ट ऑन कॉस्ट? अगर देखिए, अगर आप रॉकेट को मून से लॉन्च करेंगे तो ग्रेविटी 1/6 हो जाती है, तो जाहिर सी बात है आप कम फोर्स में वहां से निकल सकते हैं, कॉस्ट का तो फर्क पड़ेगा। सर इन ग्रेविटेशन स्लिंगशॉट वी आर बेसिकली यूजिंग द अर्थ ऑर्बिटल एनर्जी, ओके, एज अर्थ ग्रेविटी वुड कैंसिल आउट स्पीड वी गेट थ्रू द ग्रेविटी सिस्टम। बिल्कुल परफेक्ट बात बोली है, मुबारक हो। इसका मतलब आप इस चीज को पहले से ही समझते हैं। देन द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी इंक्रीज द रेडियस ऑफ स्लिंगशॉट? व्हाई डोंट वी गेट हायर स्पीड इन द फर्स्ट गो? व्हाई डू वी नीड टू स्लिंगशॉट अगेन एंड अगेन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट? व्हाई कांट वी जस्ट यूज द ऑर्बिट विद ग्रेटर रेडियस? देखिए इसका सीधा सीधा कारण है, हमारे पास इतना पावरफुल रॉकेट नहीं है, नहीं तो शायद हमें इस चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती। और बार बार ग्रेविटेशन स्लिंगशॉट लेने का कारण यही है कि आप प्लेनेट के ऑर्बिटल मोमेंटम को अपने अंदर गेन करें, और जितना ज्यादा आपके पास मोमेंटम आता चला जाएगा उतना ही ज्यादा आप बड़ा चक्कर ले पाएंगे, और जितना बड़ा चक्कर आप ले पाएंगे उतने ही चांसेस हैं कि आप दूसरे प्लेनेट या मून पर या उसकी ग्रेविटी में जाके फंस सकें। सेकंड क्वेश्चन, वेयर एग्जैक्टली इज लैग्रांजे पॉइंट लोकेटेड इन स्पेस? देखिए लैग्रांजे पॉइंट जगह जगह पर स्थित हैं, जहां पर भी आपको दो बॉडीज के बीच में एक इक्विलिब्रियम ढूंढना है, ग्रेविटेशनल पुल के बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना है, वही पॉइंट लैग्रांजे पॉइंट है, और ये स्पेस में मल्टीपल लोकेशन में आपको मिल जाएंगे। हाउ मेनी स्लिंगशॉट डू वी नीड टू एस्केप द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम भाई साहब बड़ा टफ सवाल है, नहीं कह सकता, पता नहीं कितने स्लिंगशॉट चाहिए। एक बढ़िया सा स्लिंगशॉट अगर आप ले लें, यानी कि जिसमें आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाए और आपको किसी और प्लेनेट की ग्रेविटेशन फील्ड से होके ना गुजरना पड़े, तो भाई साहब बचते बचाते निकल जाओ, सोलर सिस्टम कौन सी बड़ी बात है। When will India launch such mission to explore deep space? पैसे की कमी है दोस्त, नासा के पास बहुत पैसा है, इसरो के पास उतना पैसा नहीं है, हमारे पास लोग हैं, दिमाग है, पैसा नहीं है, क्योंकि रिसर्च में पैसा लगता है, और अगर रिसर्च में पैसा खर्च किया जाए तो बहुत जल्दी आपको ऐसे मिशन देखने को मिल जाएंगे। जो मून डस्ट विक्रम लैंडर पर लैंडिंग के टाइम पड़ा था, उसे लैंडर के सोलर प्लेट से कैसे हटाया गया? यू मीन सोलर अरे, राइट? क्या उस पर कोई वाइपर लगा हुआ है? नहीं, कोई वाइपर नहीं लगा होता है। इसका मैं आपको बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। काफी समय पहले एक डस्ट रिमूवर बड़ा पॉपुलर हुआ था, जिसको हम कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट रिमूवर, यानी कि गाड़ियों के डैशबोर्ड पे वो रंग बिरंगे से बाल निकले होते थे, उस पे अगर उसे घुमाएं तो वो चार्ज हो जाता था और धूल के कण उससे चिपक जाते थे। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट रिमूवर का प्रयोग किया जाता है सोलर अरे पर, जो कि हमारे लैंडर पर लगे हैं। अब ये हमारे विक्रम लैंडर पर यूज हुए हैं या नहीं, आई एम नॉट श्योर, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये भी एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम मून डस्ट को साफ कर सकते हैं, ऐसा नासा ने कहा है। हम क्या यूज कर रहे हैं उसके बारे में मुझे नहीं पता। और हाँ, एक और चीज, स्पेस में जो हम डस्ट रिमूवर यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट रिमूवर, उसके बाल नहीं है, वो किसी और तरीके का है, लेकिन प्रिंसिपल सेम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक तरीके से ही डस्ट को हटाता है। यदि हम स्पेस में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लीक कर दें तो वहां लीक होगा या नहीं? यदि होगा तो स्पेस में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होगी। ओहो चलो ठीक है, आगे चलते हैं। क्या ग्रेविटी स्लिंगशॉट के कारण अर्थ के टाइम पे फर्क पड़ेगा इन लॉन्ग टर्म? अगर आप बहुत ज्यादा स्लिंगशॉट लें तो लॉन्ग रन में अर्थ का जो 365 दिन का जो चक्कर लगता है ना, 365 दिन कुछ घंटे
करके फिर उसको हम 4 साल में इकट्ठा करके एक एक्स्ट्रा दिन लगा देते हैं, उस पर तो फर्क पड़ सकता है। डे एंड नाइट का हो सकता है बहुत लंबे समय में शायद हो जाए, कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कोई यान बिना किसी थ्रस्टर के ग्रेविटेशन स्लिंगशॉट का इस्तेमाल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है जी। नेक्स्ट आता है, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो हम समझते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रहा है। जब जी मैक्सिमम वैल्यू अर्थ के सरफेस पर होती है तो फिर हम किसी गड्ढे में कैसे गिरते हैं जबकि जी की वैल्यू तो नीचे जाने पर घटती है? भाई साहब, अगर आप धरती में आर पार छेद कर दें तो जब आप उस गड्ढे में कूदेंगे अर्थ की ग्रेविटी आपको किसी एक जगह नहीं रहने देगी, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी आपको सेंटर पे पुल करेगी, और जैसे ही आप मोमेंटम लेके अर्थ के सेंटर को पार करेंगे वो आपको उल्टा खींचेगी, और जैसे ही आप सेंटर को ऊपर पार करेंगे फिर वो आपको नीचे खींचेगी। और जो सवाल आपने पूछा है मैंने इससे जुड़ी हुई एक वीडियो बना रखी है, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। जय हिंद सर, जय हिंद जनाब। When an object passes from near to planet, when whether the object start moving in a circular motion around the planet or direct fall into the planet। देखिए, जब आप किसी प्लेनेट के पास से निकलेंगे तो अगर उसके स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में आप चले गए तो वो आपको खींच लेगा। ये तो बात बिल्कुल सीधी सी है, लॉजिकल है। When an satellite orbits a planet, then why it is constantly require energy to maintain the circular orbit। ये गलत बात है, ये गलत धारणा है। अगर कोई चीज सर्कुलर ऑर्बिट में है तो उसे सर्कल में रहने के लिए बाहर से कोई एनर्जी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? वहां फ्रिक्शन नहीं है, उसको रोकने वाली कोई ताकत नहीं है। जब कोई आपको अपोजिंग फोर्स मिले तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, आपको फोर्स लगानी पड़ती है। लेकिन अगर आपको अपोज करने वाले कोई चीज है ही नहीं तो आप अपना मोशन रोकेंगे कैसे? रुकेगा ही नहीं, इनर्शिया रोकने ही नहीं देगा। तो जी, उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।